वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे सियासी सूरत हाल के ऊपर। एक तरफ तो हुकूमत भी लग रहा है कि उनके चैलेंजेस अगर बहुत ज़्यादा हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में होने के बावजूद भी कोई एक कंफर्टेबल पोजीशन में नज़र नहीं आ रही। उनकी भी जो बात हो रही है कि कुछ जो हिकमत अमली है वो इतनी साफ और वाज़ेह नहीं है जितनी होनी चाहिए, ये भी तनकीद होती नज़र आ रही है। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनकी तरफ से जो डेडलाइन दी गई थी जब उन्होंने धरना कॉल ऑफ किया था वो करीब आ रही है। जो 6 दिन की डेडलाइन है वो कल यानी कि 1 जून को ख़त्म हो रही है। अभी तक कुछ वाज़ेह नहीं है कि हुकूमत माफ़ करिएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला कोई किया है या नहीं किया मार्च के हवाले से। तो दूसरी तरफ जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुस्ताफ़ी होने वाले अरकान हैं कौमी असम्बली के, उनको बुलाकर उनसे तस्दीक की जाए उनके इस्तीफ़ों की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो इमरान खान समेत 130 से ज़्यादा जो अरकान थे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। मगर अब कहा यह जा रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, उनको ये कहा है कि वो तस्दीक करने के लिए स्पीकर के पास ना जाएं इस सारे मामले की। इस पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आफ्टर ऑल इस तरह का क्यों एक की इंस्ट्रक्शन जो है वो दी गई हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो ये भी इशारे दे रही है कि जो आने वाले बाई इलेक्शंस कुछ होंगे, ख़ास तौर पे पंजाब असम्बली की जो नशिस्तें खाली हुई हैं, तो वहाँ वो हिस्सा भी लेंगे, सियासी मैदान जो है वो खाली नहीं छोड़ेंगे। ये एक जिसको कहते हैं तज़ाद की सी सूरत हाल है उनकी हिकमत अमली पे। इस पे भी कुछ तनकीद हो रही है। क्या सचमुच सारा फोकस लॉन्ग मार्च पे रखना और इस तरह के फ़ैसले होंगे तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फ़ायदेमंद होंगे या नहीं, इस पर बात करेंगे। साथ में हम गुफ्तगू करेंगे इस इशू पर भी कि जो है उसने ये क्लियर कट कह दिया है कि इमरान खान साहब का जो ये बयान है कि उनको खदशा था कि वो धरने के दिन इस्लामाबाद में खून खराबा हो सकता है क्योंकि उनके भी जो कारकुनान हैं उनमें से कुछ के पास असलहा था, तो वो ये चाह रहे हैं या सोच रहे हैं कि कार्रवाई की जाए इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। इस हवाले से इस सारे मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वाइस चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो शाह साहब। जी सर, ये बताइएगा सर, आपका भी बयान हमने अभी प्ले किया, आपने भी गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू में कहा कि इलेक्शंस लड़ेंगे, तो सर ये तनकीद हो रही है, ये तज़ाद नहीं है आपकी पोजीशन में? एक तरफ आप कह रहे हैं हमने असम्बलियाँ छोड़ दी हैं, हम नए इलेक्शन चाहते हैं, फिर अगर जो ज़िमनी इंतखाबात होंगे आप उनमें हिस्सा भी लेंगे। अर्जी है हम कुछ करें या ना करें, तनकीद तो होनी है। एक तबका है जो हमेशा हम पे तनकीद करेगा और ये उनकी सियासी जरूरत है, लेकिन हमने देखना है कि हमारे सियासी फैसले हमने अपनी सियासी हिकमत अमली के मुताबिक करने हैं। हमने फैसला किया है कि हम ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, इसलिए लेंगे कि पॉलिटिक्स में वैक्यूम नहीं छोड़ा जाता। आप देखें 1985 की मिसाल आपके सामने है। पीपल्स पार्टी ने उस वक्त मेरी नज़र में एक बहुत बड़ी गलती की थी जब 1985 के इलेक्शंस का बायकॉट किया था। नतीजतन आज भी पंजाब में वो अपने पांव और पंजे जमा नहीं सकी, उखड़ गई है और उनका वजूद तकरीबन खत्म हो चुका है। पॉलिटिकल वैक्यूम कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता और पॉलिटिकल प्रोसेस का हमेशा हिस्सा रहना चाहिए, ये हमारी पार्टी की सोच है। बट शाह साहब, अगर यही लॉजिक को हम थोड़ा आगे बढ़ाएं तो हम कह सकते हैं फिर आपने वैक्यूम छोड़ दिया जो नेशनल असेंबली से आप लोग इस्तीफा देके साइड पे हट गए। और कहा जा रहा है सर कि आपकी जो जमात के अंदर जो डिस्कशंस हो रही हैं उनमें कुछ आपके लीडर्स ऐसे हैं जो मशवरा दे रहे हैं कि हमें पार्लियामेंट में वापस लौट जाना चाहिए, नेशनल असेंबली के लेवल पर भी। देखिए, इस पे डिबेट हुई थी, इस पे कोई शक नहीं, डिबेट हुई थी और हमारी पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, अनलाइक PMLN और PVP जहां फैसले मुसल्लत कर दिए जाते हैं, यहाँ डिस्कशन होती है और तवील डिस्कशन के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि अगर हम इस इम्पोर्टेड इलिजिटिमेट हुकूमत का प्रोसेस में रहेंगे तो वो हम इसको लिजिटिमेसी देंगे जो हम नहीं देना चाह रहे थे।
तो सर वो लेजिटिमेसी जब आप बाई इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो उससे नहीं मिलेगी उनको? जी नहीं, हम प्रोसेस का हिस्सा है, हुकूमत का हिस्सा नहीं है। सही नहीं सर, तो नेशनल असेंबली में बैठने से भी तो आप हुकूमत का हिस्सा नहीं बनते, प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं। जी उन्हीं इलेक्शन की बात हो रही थी, उस वक्त इलेक्शन का जो कंटेस्ट था उसको हमने बाइकआउट किया, तो उसके बाद हमने मुस्तफी होने का फैसला किया। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि कोई जैसे आपने कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इवेंचुअली फैसला जो था वो क्या आपने पार्टी में किसी मेजॉरिटी वोटिंग से तय किया कि वापस नहीं पार्लियामेंट में जाना, या वो इमरान खान साहब का फैसला था और सिर्फ ये बात थी कि काफ़ी लीडर्स ऐसे हैं जिनके ख्याल में पार्लियामेंट में लौट जाना चाहिए था? देखिए, हमेशा दो पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं और दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज पे डिस्कशन के बाद जब पार्टी फैसला करती है तो उस पे सबके सामने रखा गया, सबको मौका दिया गया बात करने का, और उसके बाद जब पार्टी क़यादत ने फैसला किया तो सबने विलिंगली आमीन कहा। सही। शाह साहब, आपको ये फिक्र नहीं है कि अगर आप ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे एक तरफ, क्योंकि आपने असेंबली छोड़ी हुई है और कहीं उधर परफॉर्मेंस आपकी अच्छी नहीं रही, तो जो हुकूमत में लोग बैठे उनको ये कहने का फिर से मौका मिलेगा कि आप लोगों के जलसों में तो लोग आते हैं मगर इलेक्शन जो है वो आपसे जीते नहीं जाते। 3 साल जब आप हुकूमत में थे तब भी आप पे यही बात की जाती थी। देखिए, अगर हम शफाफ इलेक्शन करवा दिए जाएं और सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल ना किया जाए जिसका के इम्कान मौजूद है, तो मैं समझता हूं कि परफॉर्मेंस इंशाल्लाह ठीक होगी। इलेक्शन में कभी आप दावा नहीं कर सकते कि आप जीत जाएंगे, कोशिश होती है, आपका मुखालिफ भी कोशिश करता है, आप भी कोशिश करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेस और ये एक अमल है और ये मुसलसल अमल है। आप हम पे तो बहुत तनकीद किया करते थे, तहरीक इंसाफ पे ये भी तनकीद हुआ करती थी कि तांगे की सवारियां पूरी नहीं होती, फिर अल्लाह ने देखा कि वो लाखों के जलसे करने लगी। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, मीडिया स्पेकुलेट करती है और ऐसी कोई बात नहीं हुई। सही। शाह जी, ये बहुत खबरें आ रही हैं जो आपकी मुलाकात हुई परवेज़ इलाही साहब से, तो उसके अंदर जो ज़राए से रिपोर्ट किया गया है वो ये है कि एक तो उन्होंने भी आपको मशवरा दिया कि आप पार्लियामेंट वापस जाएं, और दूसरा उन्होंने आपसे कहा है कि जो आपका ये लॉन्ग मार्च आपने दोबारा कॉल करना है, इसकी अभी तारीख मत दीजिएगा, महीना एक और इंतज़ार करें। ये आपकी जराए जरा बताइए ना, कौन सी जराए? मेरे जराए नहीं है सर, मैंने तो पढ़ी है ये स्टोरीज अखबारों में और टेलीविजन चैनल्स पे देखी। जब अखबारों में स्टोरीज प्लांट की जाती हैं, जब डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, जब फेक न्यूज का सहारा लिया जाता है, तो इस किस्म की कंफ्यूजन पैदा की जाती है। सर, तो आप ये कह रहे हैं कि इस तरह की उन्होंने आपको कोई एडवाइस नहीं दी, कोई पैगाम नहीं दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए? उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, हम आपके हलीफ हैं और हम आपके पार्टी के फैसले के साथ खड़े हैं। तो सर फिर क्या फैसला हम मुतवक्किर मतलब कि तवक्को रखें, कब तक आप फैसला करेंगे जो लॉन्ग मार्च है उसके हवाले से? इंशाल्लाह जब तारीख का ऐलान करेंगे आपके सामने आ जाएगी और जल्द आ जाएगी। सर बट डेडलाइन तो कल ख़त्म हो रही है ना, अब क्या मैं पूछना ये चाह रही हूँ सर कि अब जल्दी आप अनाउंस कर देंगे या हो सकता है हफ्ता 10 दिन की कोई ताखीर हो और उसके बाद आप अगली तारीख ये है, डेट अनाउंस करनी है, वीजा एक्सपायर नहीं हो रहा। सर वीज़ा तो एक्सपायर नहीं हो रहा, मगर जिस तरह हुकूमत तैयार बैठी है और साथ में ये भी तनकीद हो रही है कि आपके लोग निकले नहीं पंजाब से ख़ास तौर पर, तो डू यू थिंक कि पार्टी को ज़्यादा वक्त चाहिए ऑर्गेनाइज होने के लिए? अगेन ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट है जो इस किस्म की खबरें फैला रहा है, और हमें पता है, हमें मालूम है कि हुकूमत का कितना एफर्ट है, एडवर्टीजमेंट्स का कितना जोर है, मीडिया पे कितना दबाव है कि वो उनके गलत बयानिए को उजागर करे। मुझे बताइए, अगर लोग नहीं निकले तो आपको इतने कंटेनर्स लगाने की जरूरत क्या थी? अगर आपको ये खदशा ही नहीं था तो इतनी टीयर गैसिंग क्यों हुई? क्या आपको इस्लामाबाद में टीयर गैस, लाहौर में, कराची में जो पुलिस ने जो तशद्दुद किया आपको या हमारे इंडिपेंडेंट मीडिया को वो दिखाई नहीं दिया? यकीनन दिया होगा।
अब मसलियतों का कुछ शिकार हैं, बावजूद कुछ खामोश हैं, बावजूद कुछ एक सरकारी लाइन को टो करना चाहते हैं, तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। बट शाह साहब, बट आपका ये तो मानना होगा ना सर कि आपका जिस तरह की सपोर्ट बेस है, जो लोग इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़ासतौर शहर से सपोर्ट करते हैं, वो जलसों में तो आते हैं, मगर वो शायद जब इस किस्म का रियासत का तशद्दुद देखें तो वो ना निकलें। तो ये खदशा है कि क्या अगली दफ़े आप जब ऑर्गेनाइज होंगे तो और भी कम लोग निकलेंगे? जी नहीं, हम पुरुमीद हैं। और पहली बात तो ये है कि जितने लोग निकले हैरान कुन थे। काश आप वहां होती रात के 10:30 बजे टी चौक पर, और आप लोगों का, खवातीन का, बच्चों का जम्मे का फिर अपनी आंखों से देखती, तो आपको अंदाजा होता और आप क्या सरायों पर ध्यान न देती। काश आपको अंदाजा होता कि जो माजी में जब नून ने, जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आ रहे थे इस्तकबाल के लिए, जब कंटेनर्स थे और तशद्दुद था, कितने लोग निकले। काश आपको अंदाजा होता कि मुशर्रफ के दौर में जब पीपल्स पार्टी एजिटेट कर रही थी तो कितने लोग निकाल सकती थी। उसके बरक्स तहरीक इंसाफ ने जो ये एफर्ट किया है, उसमें दिन और रात का फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। देखिए, एतराज करना बहुत आसान है, नुक्ताचीनी बहुत आसान है। मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा, मैं सलाम पेश करता हूं उन बेटियों को, बहनों को, माओं को, उन नौजवानों को जिन पर तशद्दुद हुआ, टेयर गैसिंग हुई, जिनकी घर की दीवारों को फलांग के उनके घर की दहलीज और जो कहते हैं ना चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया। मैं आपकी बात काट रही हूँ सर। राना सनाउल्लाह साहब का बयान शायद आपने आज सुना होगा। वो कह रहे हैं कि वो तो कार्रवाई करेंगे, केसेस रजिस्टर करेंगे इमरान खान साहब के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने खुद ये बात की है कि असलहा था उनके कारकुनान के पास। देखिए, उन्होंने झूठे केसेस करने के वो माहिर हैं, और उन्होंने हमारे पर नाजायज मन घड़त झूठे केसेस फ्रेम किए हैं। मिसाल के तौर पर, मैंने कहीं नुक्सान पैदा करने की कोशिश नहीं की, मेरे हाथ से, मेरे मुंह से कोई ऐसा जुमला नहीं निकला जो काबिल गिरफ्त हो। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरे पे 6 पर्चे कर दिए इस्लामाबाद में। किस बुनियाद पर? मैं तो कंटेनर पे था, मैं तो किसी से झगड़ा नहीं हुआ, किसी से बात नहीं हुई, कोई तकरार नहीं हुआ, और किस्म किस्म के उन्होंने दफे लगा के पर्चे कर दिए। ये है इनका असली चेहरा, ये है डेमोक्रेटिक चेहरा, और ये हैं वो लोग जो डेमोक्रेसी के लंबरदार हैं, खामोश बने हुए हैं, कोई तनकीद नहीं कर रहा, बल्कि उनकी बात को अहमियत दे रहे हैं। शाह साहब, वेरी क्विकली सर, राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर बन गए हैं, कहते हैं मैं अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर हूं। क्या आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का प्लान रखते हैं, कर सकते हैं? ये बताइए, आपने सुना होगा पॉकेट यूनियंस के बारे में, सुना है आपने? यकीनन सुना होगा। पॉकेट यूनियंस भी होती हैं और मनपसंद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी होते हैं, और हैरान कुन कौम देख रही है, लीडर ऑफ द हाउस तकरीर कर रहा है और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन डेस्क बजा रहा है। जब इस किस्म के अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, इसे कहते हैं जमहूरियत का मजाक उड़ाना। इस वक्त जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, ये ऑपोजिशन के लिए एक मजाक है। अगर वो तहरीक इंसाफ के हैं तो तहरीक इंसाफ ने तो सारे प्रोसेस चल रही है। तो तहरीक इंसाफ ने तो उनको कर सकते हैं, कोई लीगल कदम उठा सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा कदम होता है जो अवाम उठाती है। सही। जो आप अवाम की नजरों में गिर जाते हैं ना, वो आज अवाम की नजरों में क्या मकाम पा रहे हैं, ये उन्हें अंदाजा होगा जब वो घर लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इन्हीं सब मामलात पर हुकूमती मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम हुकूमती मौक़िफ़ लेंगे सारे मामले के ऊपर। जो हुकूमत ने फ़ैसला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस्तीफ़े हैं मेंबर्स के, उनको चेक करने का, और साथ में जो केसेस का जिक्र किया राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। वेलकम टू द शो सर। जी सर, बताइएगा कि ये कितना आप लोगों का जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल फैसला है कि आप लोग कह रहे हैं कि जो बयानात सिर्फ दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने, उसकी बेसिस पर आप उनके ऊपर केसेस कर देंगे? देखिए, बुनियादी तौर पे तो बयानात ही होते हैं जो किसी न किसी बड़े ऑफेंस का
یا خدا نخواستہ کسی بڑے واقعے کا موجد بنتے ہیں، آپ اگر بیان یہ دیں کہ میں آپ کو جان سے مار دوں گا تو یہ قابل دست اندازی پولیس جرم ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر پریسائزلی میں پاکستان تحریک انصاف کے بیانات کی بات کروں تو ایک طرف سابق وزیر داخلہ کہتے ہیں جناب کہ جلاؤ، گھیراؤ، ملک میں آگ لگا دو، تو سر انہیں پکڑے نا، عمران خان صاحب نے تو ایسا کوئی بیان نہیں دیا۔ اسی طرح لیٹ می فنش نا، اسی طرح جب وہ کہتے ہیں جناب کہ مکہ جائیں گے، مدینہ جائیں گے جناب تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی سلوک ہوگا، اور وہ ہوتا ہے۔ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جیسے پورے عالم اسلام نے کنڈیم کیا، مسجد نبوی میں آپ نے دیکھا کہ وہ ان کے لوگوں نے کیا۔ اب اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم اپنی پوری کے پی کے فورس کے ساتھ اسلام آباد پہ یلغار کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا سدباب نہ کیا گیا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف اسلام آباد پولیس کھڑی ہے اٹک کے ایک پل کے پار، دوسری طرف جناب کے پی کے کی پولیس کھڑی ہے اٹک کے پل کے دوسرے پار، اور گتھم گتھا وہ جناب ہو رہے ہیں اٹک پل کے سینٹر میں۔ یہ مناظر کبھی پاکستان کی عوام نے دیکھے؟ جی سر دیکھیں نا، 2016 میں بھی آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سر یہی کیا تھا۔ آپ کو یاد ہے 2016 میں پرویز خٹک صاحب چیف منسٹر تھے اور وہ جلسے کے لیے آ رہے تھے اور آپ لوگوں نے ٹیئر گیس کر کے ان کو واپس بھیجا، اور وہاں کوئی خون خرابہ نہیں ہوا۔ اگر وہ یہ اس طرح کا اسلحہ استعمال کرتے تو تب واقعہ ہو جاتا، نہیں ہوا۔ مگر سر آپ نے 5 ہفتے کی حکومت میں آپ لوگ جس قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں، اب آپ کا مورل ہائی گراؤنڈ کہاں رہ گیا؟ پولیس کا کوئی استعمال پرویز خٹک صاحب نے نہ کیا تھا، نہ انہوں نے کس طرح کا بیان دیا تھا۔ اور ابھی عمران خان صاحب تو آپ نے تو سر ان پہ ٹیئر گیس کر دیا، سب کچھ کیا۔ موقع دینا، ٹائم کم ہے آپ کے پروگرام کا، سوال آپ نے کیا ہے تو لیٹ می فنش مائی آنسر۔ عمران خان صاحب جو بیان دے رہے ہیں کہ تصادم ہو سکتا تھا اور ہمارے لوگوں کے پاس ہتھیار تھے، پستول تھے، اسلحہ تھا، مجھے اب یہ بتائیں کہ یہ کیا ترغیب دے رہے ہیں کہ میں دوبارہ آؤں گا تو مزید تیاری کے ساتھ آؤں گا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اگلی دفعہ توپ لے کے آئیں گے، بڑے ہتھیار لے کے آئیں گے؟ یہ ملکوں میں اس طرح نہیں ہوتا، اور یلغار آپ اپنے کیپٹل پہ کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، اسلام آباد تشریف فرمایا آپ، اسلام آباد میں جن بچوں کے پیپر کینسل ہوئے ہیں، میٹرک کے پیپر کینسل ہوئے ہیں، او لیول اے لیول کے پیپر کینسل ہوئے ہیں، یونیورسٹیاں دوبارہ لے نہیں رہی، مجھے صرف یہ جواب لے دیں آپ عمران خان صاحب سے کہ ان بچوں کا کیا ہوگا؟ جو پیپر ان کے کینسل ہو گئے ہیں اور دوبارہ نہیں ہو رہے، ان کی اسیسمنٹ کیسے ہوگی؟ یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ کیا اسلام آباد کو ہم ان ہاتھوں میں دے دیں جو مرضی کریں، آپ بچوں کے امتحان کینسل کروائیں، اسکول بند کرائیں، کالج بند کرائیں؟ جب اپوزیشن میں تھے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی لانگ مارچ لائے کہ کیونکہ حکومت نے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی اس لیے وہ پیسفل رہا۔ 2009 میں نواز شریف صاحب بھی آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا اس وقت لاہور میں کیا سما تھا جس دن وہ وہاں سے نکلے تھے۔ میں بات کرتا ہوں اس پہ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریسائزلی بتایا تھا کہ میں فلاں جگہ پہ بیٹھوں گا، اور وہاں سے 1 انچ وہ آگے نہیں آئے۔ 2014 میں جو دھرنا عمران خان صاحب نے دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں بیٹھوں گا کشمیر ہائی وے پہ، اور تشریف فرما ہوئے تھے جا کے ڈی چوک۔ اس دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے کہ آپ بیٹھیں H9 گراؤنڈ میں اور وہاں جا کے احتجاج کریں، جس کا آپ کو حق ہے، ہم بھی مانتے ہیں، آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے۔ سپریم کورٹ نے آپ کو بھی تو کہا تھا کہ آپ ان کو راستہ دے دیں، آپ نے بھی تو نہیں دیا۔ اڑا کے راستہ دیا تو آئے نا، راستہ نہ دیتے تو کیسے پہنچتے عمران خان صاحب؟ سر ہر اپنے جگہ کنٹینر سمیت آئے ہیں وہ، کوئی دیکھیں آپ کو سائیکل یا موٹر سائیکل پہ تو نہیں آئے، کوئی گلیوں میں چھپ چھپا کے، اپنے کنٹینر سمیت آئے ہیں، راستہ تو دیا۔ لیکن انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا کیا اثر کیا؟ H9 کی بجائے سب کو انہوں نے کال دی کہ پہنچو، میں ڈی چوک پہنچ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ کے ریڈ زون ہے آگے، اس کے بعد آگے امریکن ایمبیسی ہے جسے وہ دن رات گالیاں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ امریکہ نے سازش کی، پاکستان میں گورنمنٹ چینج کی، میری گورنمنٹ کو توڑا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے لوگ جو ان کے دن کے ہیں تو کہتے ہیں دن ہے، رات کے ہیں تو کہتے ہیں رات ہے، اور پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں جو ان کے فین کلب ہے، وہ اگر چڑھ دوڑتا ہے امریکن ایمبیسی پہ تو مجھے آپ بتائیں کیا کرتے؟ ذمہ دار کیا ہوتا؟ عمران خان ہوتا؟ نہیں، ریاست ہوتی، اسٹیٹ ہوتی، گورنمنٹ ہوتی، لوگوں پوری دنیا کے سامنے آپ نے تماشا بننا تھا۔ یہ ذمہ داری تو ریاست کی ہوتی ہے، حکومت جس کی بھی ہو، کہ آپ اپنے ڈپلومیٹس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، آپ اپنے کیپٹل کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ یہ کیا مطلب وہ خالہ جی کا گھر ہے؟ آپ نے جناب سر احتجاج کا حق پھر اپنے آپ سٹیزنز کو نہیں دیں گے؟ اچھا، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین ہم ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جو اطلاعات آ رہی ہیں پاکستان حکومت کے درمیان، پاکستانی ریاست کے درمیان، اور جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس کے درمیان جو سیز فائر ہے
اس کو غیر معینہ مدت کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے۔ ڈان اخبار میں یہ خبر چھپی کہ معاہدہ طے پا گیا ہے اس حوالے سے ٹی ٹی پی میں اور پاکستان کے درمیان۔ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جو جنگ بندی کا معاہدہ ہے، اس سے پہلے یہ 30 مئی تک اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا تھا، اب اس کو مزید ایکسٹینڈ کر دیا ہے، اور یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے، یہ جو حالیہ مذاکرات ہوئے ہیں دونوں سائڈز کے درمیان، اس کے بعد کیا گیا ہے۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ جو افغان حکومت ہے اس نے اس میں ایک بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ جو عبوری وزیر اعظم ہے ملا اخند، یہ ان کی ہی تجویز تھی کہ ایک غیر معینہ مدت کے لیے سیز فائر کو ایکسٹینڈ کیا جائے، مگر حکومت اور جو ٹی ٹی پی ہے اس کی طرف سے ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا، کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئی اس اطلاع کے حوالے سے۔ میڈیا ذرائع سے آبویسلی بہت سی تفصیل سامنے آئی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی جو قیدی ہیں ٹی ٹی پی کے، ان کو رہا کرنا جو ہے حکومت کے لیے وہ ایک سی بی ایم کے طور پہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ساتھ میں فاٹا کی بحالی اور جو مالاکنڈ ریجن ہے اس میں اسلامی شریعت کے نفاذ کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے۔ یہ بھی جو ڈیمانڈ تھی ٹی ٹی پی کی طرف سے، مگر اس کو رد کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو مذاکرات کا اگلا دور ہے وہ جون میں ہوگا۔ اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر خان صاحب، سینئر ہیں اور تجزیہ کار ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ جی طاہر صاحب، یہ شاید پہلا موقع ہے اگر ہم کہیں کہ جہاں اطلاع آ گئی ہے کہ سیز فائر ایکسٹینڈ ہوں گے، مگر ایک بھی سائڈ سے کوئی بیان نہیں آیا۔ اس سے پہلے ہمیشہ ایٹ لیسٹ ٹی ٹی پی کی طرف سے بیانات آتے رہتے تھے، اگر ایون اف جو ریاست ہے پاکستان کی اس کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں آتی تھی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آج جب یہ خبر لوگوں نے پڑھی تو ایک دلچسپی تو پیدا ہو گئی جی، افغان میڈیا کا بہت مجھے بھی رابطہ ہوا، پھر جو پشتو ریڈیوز ہے مختلف اس میں بھی صبح سے یہی خبر ڈسکس ہو رہی ہے، تو میں نے بھی یہ صحافی کے وہ جو ٹی ٹی پی قلعظم کے ترجمان خراسانی سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے اس کا، تو اس کا جو جواب ہے نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسے تردید نہیں کی، ایک اہم بات یہ ہے، صحیح، اس نے ڈان اخبار کی تردید نہیں کی۔ دوسرا اس نے کہ کل یا ان کے الفاظ ہیں، کل یا پرسوں تک پتہ چلے گا کہ توسیع کی جاتی ہے نہیں، اگر کی جاتی ہے تو کتنے دنوں کے لیے۔ بارہ یہ ایک جواب تو اس نے لوگوں کو دیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ جیسے ابھی آفیشلی کنفرم نہیں وہ کر رہے۔ ہاں، تو میرے خیال میں ممکن ہے جو اس نے کہا کہ 2 دنوں میں، اور 30 مئی کو تو ویسے بھی جو ٹی ٹی پی نے خود توسیع کی تھی لاسٹ والے، وہ 30 مئی کو ختم ہوئی ہے، تو اگر وہ اس پہ خاموش ہے تو یہ ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈان کی خبر درست ہے۔ اور پھر کل جرگہ جانے کا میں نے سنا ہے کہ کل اسلام آباد سے جائے گا، تو ممکن ہے کہ پیش رفت تو اس لیے ہے کہ جب میری ایک غیر فوجی سے بات ہوئی ہے ان مذاکرات کے حوالے سے افغانستان میں، فوجی سے مطلب ہے کہ اب تو سارا فوجی کر رہے ہیں نا، جی فوجی سے بات ہوئی ہے، پاکستان غیر فوجی سے مذاکرات کے حوالے سے، یعنی ظاہر بات ہے کہ اس وقت چونکہ مذاکرات صرف سیکیورٹی آفیشلز کر رہے ہیں، اور یہ جو فاٹا اور مالاکنڈ سے جو ٹرائبل ایلڈرز ہے، جو قبائلی مشران ہیں، وہ تو کچھ چیزوں میں شاید ان کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کیونکہ قبائلی زیادہ ایشو تو قبائلی علاقوں کا ہے۔ جو میرا سورس ہے جس سے میری بات ہوئی ہے، تو اس نے بھی مجھے جو کہا ہے کہ ایک تو مذاکرات تو ہو رہے ہیں، دوسرا ان کے الفاظ ایک پیش رفت ہوئی ہے جو آپ کے خبر میں بھی ہے، تیسرا انہوں نے کہا کہ سنجیدہ مرحلے میں مذاکرات ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے، اگر پیش رفت نہ ہوتی تو یہ جو قیدیوں کی رہائی کا ذکر اخبار میں بھی ہے ویسے بھی آتا رہا ہے، قیدی رہا ہوئے ہیں، اور قیدیوں کے حوالے سے ہر جو گروپ ہوتا ہے مذاکرات میں ان کا ایک مطالبہ ہوتا ہے۔ افغان طالبان کا آپ دیکھیں، ان کا 5 ہزار انہیں رہا کرا دیے تھے، کیونکہ ہر گروپ ذرا حساس ہوتا ہے۔ تو بہرحال مطلب ہے کہ مطالبات تو دونوں کے سخت ہوں گے۔ نہیں، پاکستانی ریاست کے کیا مطالبات ہوں گے؟ پاکستانی ریاست کے مطالبات یہ ہوگا کہ وائلنس ختم ہو، ٹی ٹی پی نہ ہو، کیونکہ تحریک طالبان قلعظم جو ہے وہ تو ایک مسلح گروپ ہے، وہ تو سیاسی گروپ نہیں ہے۔ تو اور پھر ان کی ظاہر بات ہے کہ ان کی میں نے جو سنا ہے کہ ٹی ٹی پی کی یہ ہے کہ ہم اسلحہ سمیت وہاں رہیں گے، جب واپسی کا ایک سلسلہ بنے گا تو وہ کون سی ریاست ان کو اسلحہ سمیت وہاں جانے کی اجازت دیں گے۔ تو بہرحال یہ والی ایک کچھ پیچیدہ معاملات ہے، اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ بس۔ بالکل ٹھیک، اس پہ ناظرین ہم اپنی گفتگو طاہر خان صاحب سے جاری، بٹ آفٹر اے شارٹ بریک اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं ताहिर खान साहब से और हम उनसे बात कर रहे हैं जो ये सारा मामला है रियासत पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान जो नेगोशिएशंस चल रही हैं और सीज़ फायर जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। जी ताहिर साहब, ऑब्वियसली जो डिमांड्स तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से, उनके ऊपर भी इस हवाले से फिर इन टॉक्स के ऊपर बहुत तनकीद होती है कि वो जिस तरह की चीज़ें डिमांड कर रहे हैं वो कैसे भी कोई रियासत डिलीवर कर सकती है। कब जैसे वो कह रहे हैं कि फाटा का जो स्टेटस है इसको आप तब्दील कर दें, वापस ले जाएं, जिस पे रियासत ने सही बात की, उन्होंने कहा कि जी FCR को कैसे हम वापस इम्पोज कर दें, सारा मसला ही वहाँ से शुरू हुआ था। कुछ चीज़ें तो हो ही नहीं सकती और उनको समझना भी पड़ेगा कि ये वैसे मतलब समझते भी होंगे, लेकिन बहरहाल मुमकिन है कि सख्त डिमांड करके थोड़े से उस पर राज़ी हो जाए, ये होता रहता है। तो वो तो इसलिए नामुमकिन है कि इतना ज़्यादा प्रोसेस हुआ और काफ़ी सारे उसको सपोर्ट भी थी। ठीक है, कुछ लोग फाटा मर्जर के ख़िलाफ़ भी हैं और कुछ मज़ीद अभी ख़िलाफ़ हो गए हैं, लेकिन उसका मतलब कतई नहीं है कि ये पूरा प्रोसेस रिवर्स किया जाए। तो बहरहाल मेरी नज़र में पाकिस्तानी तालिबान पे, पाकिस्तानी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट पे जो कि मुज़ाकरात कर रही है, और तालिबान अफ़गान पे, सब पे एक प्रेशर है और तीनों एक रास्ता निकालेंगे। TTP पे प्रेशर यह है कि उनके लिए शायद स्पेस, हालांकि उनको इतना ख़तरा नहीं है कि अफ़गान तालिबान उनको फोर्स करके आपके हवाले कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान का सब्र जो है वो ख़त्म हो गया था। ये जो एयर स्ट्राइक की बात हो गई थी, ये एक्सट्रीम स्टेप था। तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तानी रियासत की तरफ से भी ऐसे पैगामात गए हैं और सिर्फ वर्बल पैगामात नहीं गए, जिससे तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ये एहसास हुआ कि अगर बात नहीं करेंगे तो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। बिल्कुल, यही आपने सही इसका तज्ज़िया किया। जब इनके 2000 रिहा हो गए TTP के अगस्त में, जब जेलों पे हमला किया, वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा धचका था। फिर मैंने पहले भी आपसे कहा है कि मैंने अफ़गानिस्तान में सुना एक बड़े ज़िम्मेदार बंदे से, पाकिस्तानी से, कि TTP के लीडर्स को जो उसमें रिहा हुए थे उनको सिक्योर जगह पे मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान के अपने ज़राए तो होंगे मालूमात करने की। तीसरी बात है कि वो बड़े इंडिपेंडेंट हो गए थे, मूवमेंट उनकी ज़्यादा, फिर ड्रोन अमेरिका ख़तरा नहीं रहा, फिर इनके छोटे छोटे ग्रुप शामिल हो गए। तो पाकिस्तानी मिलिट्री ने ख़ुद तस्लीम किया कि जो इस साल के मतलब है कि जो हमने छोड़े वो नहीं, इस साल में जो कैजुअल्टीज उनकी हुई है गुज़िश्ता 3 महीनों में, जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो बहुत नंबर हाई था। बिल्कुल सही। और फिर वहाँ पर सोशल मीडिया पे लोग, वो हम कहते हैं ना, पैगौर पश्तों में ताना देते थे कि आप खुश थे अफ़गान तालिबान से कि ये करेंगे वो करेंगे, तो अफ़गान तालिबान पे भी वो दबाव, अफ़गान तालिबान के इस, मगर ताहिर साहब इसमें ये भी तो बात है कि अफ़गान तालिबान का जहां हम जिक्र करते हैं, ऑब्वियसली जिस तरह की वो पॉलिसीज़ अब अपनी अंदरूनी तौर पे अप्लाई कर जो बन रही हैं ख़वातीन के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, तो कई लोगों को ये भी खदशा है कि वो क्यों इवेंचुअली TTP जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर कोई दबाव किसी किस्म का भी डालेंगे, क्योंकि वो तो अपने बिल्कुल पुरानी रिवायात और पुराने रवैये और पुरानी जो उनकी फैसले थे उधर जा रहे हैं। वो एक अलग मौजू है, उन पे भी बहुत दबाव है। ये देखना, तुर्की ने अब तक अगस्त के बाद उन्होंने तालिबान के अपोजिशन को वहाँ पे इजलास होने नहीं दिया, अब दे दिया है, और सबसे बड़ा इजलास हुआ 40 लोगों का। अमरीकी स्पेशल एनवाय गया है, तुर्की में मिला है अपोजिशन से। तो ये तब्दीली इसलिए है कि तालिबान से, अफ़गान तालिबान की हुकूमत से मायूसी दुनिया में बढ़ रही है, और मेरे ख्याल में तो अगर वो अंदरूनी तौर पे ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो रहे हैं इस मायूसी की वजह से, तो ये भी तो खदशा हो सकता है कि फिर वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ भी वही रवैया इख्तियार करेंगे जो पहले होता था। वो उनका वो पुराना वाला जिहादी वाला जो भी आप कहें, वो नज़रिया सोच है। और मैंने कई मरतबा यहाँ आकर कहा है कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी तालिबान के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं करेगा, बावजूद उनके दावों के। क्योंकि जब सबसे पहले शूरा का इजलास हुआ था अगस्त में कंदहार में, तो उसमें एक पॉलिसी तय हुई थी कि हमें हक नहीं है, अफ़गान तालिबान ने कहा था हमें हक नहीं कि हम किसी को उनके का उसे रोके। ये यूनाइटेड नेशन की ताज़ा रिपोर्ट आई है, ताज़ा अभी चंद दिन पहले सिक्योरिटी काउंसिल की। अब वो हवा में तो रिपोर्ट नहीं बनाते, तालिबान ने तो उसको रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन अलकायदा वाली पुरानी बात हो गई है। और फिर TTP की बात हुई है कि वहाँ पर हज़ारों है, वहाँ पर वो निस्बतन आज़ाद है। तो लिहाजा अफ़गान तालिबान पे दबाव बहुत बढ़ गया था कि पाकिस्तान अमेरिका की तरह सब्र नहीं करेगा।
यूरोप की तरह वो मजीद पेशेंस शो नहीं करेगा, आपको सब्र नहीं करेगा। और जब स्ट्राइक हुआ तो आप देखें ना, आप ये TTP की जो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हुए, सीज फायर हुए, ये उस स्ट्राइक के बाद। बिल्कुल सही। तो ये दोबारा भी इस तरह की नहीं, अगर यहाँ कैजुअल्टीज होती है और पाकिस्तान बार बार कहे कि अफगानिस्तान की सरजमीन से अटैक हुआ है, तो फिर ये तो खामोश तो नहीं बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आपने हमारे से बात। आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।